हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में प्रकाश का आवर्तन के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग नोटबुक पे लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे चलेगा, समझ गए? तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? किसका उपयोग इसमें हमको बताना है, आपको इसमें बताना है कि किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हवा, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है पारा, ऑप्शन नंबर डी है कांच। तो किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहे का गोला, ऑप्शन नंबर ए है चमकता प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी है अदृश्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है तैरता प्रतीत होता है, और ऑप्शन नंबर डी है बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैरता प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब आप लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाइएगा तो क्या होगा? वो तैरता प्रतीत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है, ऐसा होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक होना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान बहुत कम होना, ऑप्शन नंबर सी है फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होना। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? जब आप विरल माध्यम से, जैसे प्रकाश को ही ले लीजिए, विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको बताना है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोनों कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन कोण छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी है कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तब क्या होगा? अपवर्तन कोण हमारा छोटा हो जाएगा। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन नंबर ए है पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी है पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः विरल माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी है कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है। और ऑप्शन नंबर डी है कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे कम होता है। इनमें से आपको बताना है कि किसका आवर्तनांक कम होगा। ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है तारपीन, ऑप्शन नंबर सी है केरोसिन और ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन। तो इनमें से आपको बताना है कि किसका आवर्तनांक कम है। तो पानी का आवर्तनांक इनमें सबसे कम है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति से चलता है। ऑप्शन नंबर सी है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। और ऑप्शन नंबर डी है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर बी है क्राउन कांच, ऑप्शन नंबर सी है नीलम और ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आवर्तनांक प्रकार से हीरा का ही होता है। समझ गए? सबसे ज़्यादा आवर्तनांक दुनिया में सबसे ज़्यादा आवर्तनांक। समझ गए? और इसका आवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आवर्तनांक 2.42 होता है। समझ गए? हीरा का आवर्तनांक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का आवर्तनांक होगा। तो आवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग को याद करना है। समझ गए? इस फॉर्मूला को याद करने के बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो आपको पहले फॉर्मूला याद करना होगा। आवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। समझ गए? म्यू इस प्रकार से, म्यू इज इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ गए? माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ गए? तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। समझ गए? इसका ये फॉर्मूला हो गया। आवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। म्यू की वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पे, आवर्तनांक का मान। तो यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है? 2 × 10⁸ और हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी?
निर्वात में 3 गुने 10 के घात 8 और हमें दिया है कितना माध्यम का, माध्यम में है 2 गुने 10 के घात 8। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल जो कि 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इस मीटर प्रति सेकेंड से ये मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और 10 के घात 8 से 10 के घात 8 कैंसिल हो जाएगा, और जब 3 को 2 से काटिएगा तो ये म्यू इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। समझ गए? तो इसका राइट आंसर 1.5 हो जाएगा। सो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1.5। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इसका फॉर्मूला जो है म्यू का फॉर्मूला निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको आप लोगों को याद करना होगा। समझ गए? और नोटबुक में लिखकर इसको याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। समझ गए? ये क्वेश्चंस कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर बी है माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर सी है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में प्रकाश की चाल गुने माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया है कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। क्या बताया? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी इतना किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा लगभग। यह आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ये हार्ड क्वेश्चन है। समझ गए? लेकिन ये काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, समय होगा कितना होगा। तो समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख किलोमीटर। और इसका स्पीड कितना है, प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, इतना दूरी है 4 लाख किलोमीटर, तो 2350 हो गया, बटे में चाल कितना दे रखा है, तो चाल दे रखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे 3 लाख लिखिएगा, 2350। बस अब ये सॉल्व हो गया, समय निकल के आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, समय निकल के आ जाएगा। तो 4 लाख और बटे में 3 लाख, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4/3 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? 4/3 सेकेंड। चूँकि समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए 4/3 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है
कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो मैंने इसका जो है परावर्तन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, और अपवर्तन का पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, समझ गए। पार्ट 2 वीडियो में भी मैं 1-2 प्रश्न उससे लाया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, समझ गए। तो देखिए, इस पावर और फोकस दूरी से संबंध मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P = 1/f। इस टाइप के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समझ गए। तो इसी फॉर्मूला से इस टाइप के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे, समझ गए। तो देखिए, फोकस दूरी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर और पावर की वैल्यू पूछी है, समझ गए। तो P = 1/f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर में है। P = क्या हो जाएगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 को 100 को 20 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। P = क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर। चूँकि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और यदि यहीं पे उत्तल लेंस होता तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता। चूँकि लेंस हमारा कैसा है, अवतल है, इसलिए ये माइनस में होगा इसका क्षमता, समझ गए। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, +2 डायोप्टर था +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा। मतलब हमें क्या कह रहा है कि दोनों लेंस की क्षमता को हमको एकल लेंस बनाना है, दोनों क्षमता का योग करना है, समझ गए। दो लेंस है अलग अलग क्षमता वाला, उसको मिला के एक करना है, तो उसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। देखिए, ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दे है +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में है +1.75 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है 0.25 डायोप्टर, और ऑप्शन नंबर डी है 2.25 डायोप्टर। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2.0 और 0.25। तो यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया, +2.25 डायोप्टर। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, और जो याद करने वाला है उसको याद कीजिए, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा। ऑप्शन नंबर ए है 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है 20 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो पावर की वैल्यू दे रखी है +5 डायोप्टर, और फोकस दूरी इसमें पूछा है, तो F = क्या हो जाएगा, 1/p, समझ गए। और 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 हो जाएगा, बटे p की वैल्यू है +5 डायोप्टर। 100 को 5 से काटिएगा तो 20 आ जाएगा। तो F = क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, समझ गए। और चूंकि प्लस में है तो हमारा कैसा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता पूछ रखी है, समझ गए। फोकस दूरी कितना है, -2 मीटर, और
पावर इज इक्वल टू क्या होता है, क्षमता इज इक्वल टू 1/f। 1 में फोकस दूरी -2 मीटर है, तो -2 यहाँ पे दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा -1/2 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, समझ गए। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आप लोगों को इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो में अधिक से अधिक न्यूमेरिकल ही मिल रहा होगा, तो न्यूमेरिकल भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं, समझ गए। और न्यूमेरिकल से कई बार तो ज़्यादा प्रश्न भी दे देता है, तो न्यूमेरिकल को भी आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, समझ गए। ये छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल है पावर और फोकस से रिलेशन वाला, उसके बाद एकल लेंस वाला, उसके बाद एक दो और न्यूमेरिकल है दर्पण से और लेंस से संबंधित फॉर्मूला, आवर्धन से संबंधित फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला को हमने पार्ट 1 वीडियो में करा रखे हैं और प्रकाश के परावर्तन में करा रखे हैं ऑलरेडी, समझ गए। सो ये इसका पार्ट 2 वीडियो है प्रकाश के अपवर्तन का। सो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए है +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है +1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है +0.5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी हमें दे रखा है 0.5 मीटर। फोकस दूरी कितना है 0.5 मीटर। फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/0.5। और जब डेसिमल उड़ेगा, दशमलव उड़ेगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 को 2 बार में 10 हो गया। पावर कितना निकल के आ गया +2 डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब ऑप्शन नंबर ए है दोनों ही अवतल है, ऑप्शन नंबर बी है दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ही उत्तल है, ऑप्शन नंबर डी है दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही उत्तल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल लेंस में जब आप वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सारे आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ गए। सो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस का प्रकाश केंद्र ऑप्शन नंबर ए है हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी है हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी है हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी है लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है।
तो लेंस का प्रकाश केंद्र कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, समझ गए? और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन होने का एक सिंपल सा तरीका है। इस चैनल को, यहाँ पे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, समझ गए? और उसके बाद एक बेल आइकन दिखेगा यहाँ पे, इस बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। तो समझ गए, आप इस रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, समझ गए? सब्सक्राइब करना है, उसके बाद घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। और सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्लास अब रेगुलर होने वाला है, समझ गए? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।